नमस्कार। हिंदी के पहले पॉडकास्ट के लिए आज हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट रविंदर रावत जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंदर रावत जी आज हमें ज्योतिष के बहुत सारे विषयों की जानकारी और ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनको करने से हमारे जीवन में बहुत सारा चेंज आएगा। आइए मिलते हैं रविंदर रावत जी से। नमस्कार, हिंदी के पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार रावत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। सब बढ़िया। रावत जी, मैं लंबे समय से आपको YouTube पे वॉच करता आ रहा हूँ। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ जिस पे आपने ज्योतिष पे, लाल किताब पे अलग अलग चीज़ें बोली हैं। मैं आपसे कुछ एक चीज़ें जानना चाहूँगा। बिल्कुल, आपका हक है जी, जैसे क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आज लंबा टाइम होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखता रहता हूँ मैं यूट्यूब पे, लाल किताब पे फोकस करते हैं और आपकी भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो लाल किताब के ऊपर बनी हुई हैं। मैं ये लाल किताब किसने लिखी, कहाँ बनी और कैसे इसके बारे में कुछ जानना चाहे, मतलब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कैसे, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए, लाल किताब को पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट में समझिए आप कि इसके लिए लोगों की अलग अलग थ्योरियां हैं, क्योंकि कोई भी जहाँ पर ये किताब बनी थी उस समय पर ना हम थे, आप थे, ना कोई लोग थे, मगर जो किसी ना किसी से सुनकर हम लोग बातें सुनते हैं, उसमें जो चीज़ें थोड़ा सा मैच करती हैं, कहीं पर कुछ लॉजिकल उसमें बातें लगती हैं, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे मेरे पास 3 थ्योरीज हैं इसकी। सबसे पहली जो थ्योरी है वो सबसे प्रमाणित मानी जाती है, वो जो श्री स्वर्गीय पंडित जी रूपचंद शर्मा जी, रूपचंद जोशी जी, वो उनको कुछ ख्यालों में, सपने में कुछ शक्ति बोलती थी और वो अगले दिन वो फिर उसको लिखते थे, और इस तरह से उन्होंने वो सारी चीज़ निकाली, लिखी, और वो जो शक्ति थी वो हमेशा एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए हमेशा वो लाल पेन से उसको लिखा करते थे। बट वो सीक्वेंस वाइज नहीं थी। आप अगर आज भी लाल किताब के उनको पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कोई भी चीज़ कहीं से भी शुरू हो रही है बिना सिस्टमैटिक तरीके से। और लाल किताब को पढ़ने का भी तरीका ही यही है कि आप उसे बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होकर ना पढ़ें। जैसे हम लोग वैदिक पढ़ते हैं या कोई भी और चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको बिल्कुल उस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि एक कोई आप टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे हो, उसमें उसको समझ रहे हो, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये कैसे हुआ, तो फिर उसका तोड़ उसमें दिया जाता है कि जैसे आप किसी ग्रह को तोड़ रहे हो, तो उस ग्रह को तोड़ने के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आया कि ये तोड़ना क्या हो गया, मगर वहीं पर लिखा होता है मसनूई ग्रहों का प्रयोग। तो आपको एक टॉपिक मिल गया कि मसनूई ग्रह जिस चैप्टर पे है उसको पढ़ो। मसनूई ग्रह का एक सिंपल सा मतलब है कि 2 ग्रहों के मेल से कुछ बनना, या एक ग्रह को 2 चीज़ों में डिवाइड कर देना, ठीक है, तो उसे मसनूई ग्रह का, तो ये लिंक हो जाता है। और इसी के एडिशन निकले हुए हैं जो आज के टाइम में हम लोग जो भी लाल किताब पढ़ते हैं वो फ़ारसी में लिखी गई थी। इसका ये भी है कि उस समय जब रूपचंद जोशी जी इसको लिख रहे थे तो वो अपना एडिशन खुद नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो गिरधारी लाल शर्मा जी उनके कोई रिश्तेदार थे, उनके नाम से उन्होंने निकाला, ठीक है, तो वो एडिशन निकले। एक सिद्धांत ये है कि लाल किताब रावण ने भगवान सूर्य से चुराई थी, देवताओं से चुराई थी। अच्छा, ठीक है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये मैं एक बार मथुरा किसी सेमिनार में गया था। लाल किताब पहले लिखी गई है रावण के टाइम पे भी? नहीं, इसको थोड़ा सा दूसरे तरह से समझते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो सृष्टि है, वो जैसे एक हमारा देश है। हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद हुआ तो उसका हर चीज़ को बांटा गया। फिर पूरा जो सिस्टम है वो एक लॉ के अनुसार चलेगा, कानून सबके लिए बनेगा, संविधान बना। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने ग्रहों का निर्माण किया, और जो सूर्यदेव हैं, जो ऊर्जा के मेन स्रोत हैं, उनको ये काम दिया कि आप बनाओगे।
अब सूर्यदेव के जो सारथी हैं, रथ है जो आपने देखा होगा, वो 7 घोड़ों का रथ होता है। हाँ। ठीक है। अब वो 7 घोड़े 7 रेज हैं और उनके जो लगाम पकड़े हुए सारथी हैं वो अरुण देव हैं और उससे निकली अरुण संहिता। ओके। ठीक है। चंडीगढ़ में ही आप ही के यहाँ पर पब्लिश भी होती है अरुण संहिता, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। अच्छा। ठीक है। मतलब लाल किताब और अरुण संहिता दोनों एक ही है। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें सारे सिद्धांत एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इन चीज़ों के लिए हम किसी पर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किसी से सुना, आप आज मुझसे सुन रहे हो तो आगे आप भी ये किसी को बताओगे। लेकिन मेन बात है कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसका एक लॉजिक हमें पता होना चाहिए। और लॉजिक पता, जब मैं इन चीज़ों में आया तो मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि हमारे ज्योतिष को अक्सर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो अंधविश्वास है और ये सारी चीज़ें हैं। तो जब लाल किताब का ये सूर्य वाला सिद्धांत मैंने समझा तो मेरे को बहुत चीज़ें हिट हुई और हमारे साइंस से पता चला। अच्छा। कनेक्टेड है बिल्कुल। आपने बचपन में साइंस और लाल किताब आपस में। हाँ, आपने बचपन में विबग्योर पढ़ा है। हाँ। सन की 7 रेजेस। जब हम उसको प्रिज्म से डालते हैं तो जो सबसे ऊपर की रेज होती है वो रेड होती है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, इस तरह से चलती हैं। रेड रेज के ऊपर से एक रे निकलती है, वो इंफ्रा रेड रेज होती है, जिसे केतु कहा गया। ठीक है। और जो सबसे लास्ट का कलर है डार्क ब्लू, उसके नीचे का जो कलर आता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो राहु है। अब आप ये देखिए कि जब प्रिज्म से हमने बचपन में पढ़ा है कि रेजेस की लेंथ होती। अब प्रिज्म से जब हम लेंथ को करते हैं तो रेड रेस की लेंथ सबसे छोटी होती है। हमें बचपन में पढ़ाया था ना, एक छोटी सी पेंसिल नहीं टूटती, लेकिन वही बढ़िया कोई लोहा भी हो जाएगा तो वो मुड़ जाएगा। यानी जिसकी लेंथ ज़्यादा लंबी होगी उसमें लचक आ जाएगी। तो जो नीचे के रेजेस हैं, यानी राहु, केतु और शनि के, शनि के, शुक्र के और राहु के, वो रेजेस बहुत लचीले होते हैं, इसलिए उनके उपाय करके हमें टाइम मिल जाता है। उपाय करने में वो लंबे टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो हम उसे उपाय के ज़रिए मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। जब हम चर्चा कर रहे हैं कि लाल किताब के सिद्धांतों की या लाल किताब कैसे बनी, तो जिस सिद्धांत पे मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये बात आई कि आपको मालूम होगा, जब भी आपने इंद्रजीत की बात सुनी होगी, मेघनाथ रावण के पुत्र, रावण ने 9 ग्रहों को अपने कब्जे में किया हुआ था। यस। तो उस समय यही बात थी कि लाल किताब वाली जो विद्या है, इसमें शिफ्टिंग का अरेंजमेंट है कि आप इस ग्रह को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, इसका प्रतिबिंब उस जगह से इसकी रेजेस को उधर ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक कला है। कोई भी आज के टाइम पे भी अपने ग्रहों को एक घर से उठा के दूसरे घर पे शिफ्ट कर सकता है, ऐसा पद्धति है इसमें। अच्छा। मगर उसकी लिमिटेशंस, उसकी एक ग्रामर है। हम लोग तो सोचते हैं ना कि आज हमने मंदिर में कुछ भी पहुंचा दिया तो सारे ग्रह सेकंड हाउस में हो गए। ऐसा नहीं होता, कुछ उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट आम तौर पर ये समझा जाता है। ठीक है। तो रावण ने उस समय 9 ग्रहों को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो रावण ऐसा थोड़ी ना, ये तो हमको एक कथा के रूप में बताया गया है, लेकिन उन रेजेस को, क्योंकि रावण बुद्धिमान था, पंडित था, शास्त्र का ज्ञान रखता था, वेदों का ज्ञाता था, तो उसने उस समय सूर्य के द्वारा जो पूरे ब्रह्मांड के लिए संविधान बनाया या एक ग्रंथ बनाया, जिसमें आयुर्वेद भी था, नाड़ी, हस्तरेखा, ज्योतिष, रत्न, जितनी भी नॉलेज हो सकती है, चाहे वो हमारे सर्जरी को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो वो सारा ज्ञान था उसमें। रावण ने वो सब छीन लिया। जब देवताओं पर आक्रमण किया, वो छीनकर उसने अपने वहाँ पर वो किया और उसको पढ़ा। और रावण का ही एक एडिशन मार्केट में है, जिसे रावण संहिता भी कहते हैं।
ठीक है, उसमें भी लाल किताब के सारे उल्लेख हैं, उपायों का मैच करना है, थोड़ा हार्ड है वो। तो रावण ने वो कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर सीता जी को हरण किया और फिर उसके बाद हनुमान जी पहुंचे, ठीक है। तो उस समय लंका जली, सारे, जब कहीं कुछ जलाया जाता है, लूटपाट होती है, तो सब कुछ बिखर जाता है। तो बहुत सारी चीजें बिखर गई। जो ताड़ पत्र का विधान था वो साउथ में रह गया। जो ब्रह्म संहिता थी जिसमें कैलकुलेशंस बेस्ड हैं, पंचांग बेस्ड है, वो नॉर्थ में आ गई। जो उपाय बेस्ड एडिशन था वो पहुंच गया पारस की तरफ, क्योंकि उस समय इंडिया तो बहुत बड़ा था, वो अरबियन कंट्रीज की तरफ चला गया। जो तंत्र और साबर मंत्रों की चीज़ें थी वो वेस्ट के साइड पहुंच गई। आप कामाख्या और वहाँ जानते ही होगी, तांत्रिक चीज़ों का बहुत अच्छी पकड़ प्रयोग होता है। तो ये एक कथा मेरे को, मथुरा में मैं एक सेमिनार में गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी ने मेरे को ये बात बताई कि आप इसको ये मत सोचो कि ये ऐसा था। अब इसको ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया, तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बताई कि एक तो जो हमारे को पता है, जो सबसे लास्ट है, जिसमें कि किताबें छप के आ रही हैं, रूपचंद जोशी जी का नाम आ रहा है, ठीक है। एक तो वो है, वो क्योंकि प्रमाणित है ना, उनके वंशज हैं, सारी बुक्स हैं, लिखित में है। ये वाली थ्योरी अरुण संहिता से मिलती है, मेरे को किसी ने बताया, और वो भी चीज़ें लॉजिक लगती हैं, क्योंकि जब ये आई नहीं थी किताब तो उससे पहले से वो चीज़ें चल रही थी। और जो साइंटिफिक मैंने बताया कि 7 रेजेस का खेल है, वो हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे 7 चक्र है ना, 7 चक्र हैं। अब जो हमारा सबसे रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, फिर उस तरह से स्टार्ट होता है। बट हमारे, जब हम रेजेस को देखते हैं, सन की रेजेस को प्रिज्म में, तो उसमें सबसे ऊपर रेड आता है और सबसे नीचे शनि वाला ब्लू या ब्लैक कह सकते हो आप। और हमारी बॉडी में चक्र उल्टे। अब आपको ये मालूम है कि हमारी पृथ्वी के नॉर्थ में नॉर्थ पोल और हमारे पैरों में साउथ पोल, मतलब एक साउथ पोल है। ऐसी हमारी बॉडी में भी है, हमारे सर पर नॉर्थ और हमारे पैरों में साउथ पोल है। अब जब हम सोते हैं तो हम नॉर्थ टू साउथ जोड़ के सोते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, बचपन में पढ़ाया गया है कि एक चुंबक को सेम डायरेक्शन में जोड़ोगे तो साउथ टू साउथ नहीं जुड़ सकता और नॉर्थ टू नॉर्थ नहीं जुड़ सकता, तो अपोजिट जोड़ना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे बुद्धिजीवियों ने समझा इस चीज़ को और लोगों को बताया कि आपको इस तरह से उल्टा सोना है। और हमारी बॉडी को इस नेचर के साथ मैच करने के लिए वो रेजेस हमारे साथ उल्टी मैच होती हैं। तब हमारा मूलाधार नीचे से शुरू होता है और उसमें रेड कलर ऊपर आता है, ठीक है। तो साइंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात यही आती है कि ये चीज़ें रिसर्च की, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से पढ़ा, किताबों से पढ़ा, हमने जो समझा लोगों को डिलीवर किया, हमने उसमें अपनी प्रैक्टिस में देखा कि कौन सी परसेंटेज सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, हमने उस हिसाब से लोगों को रेमेडीज दी, ठीक है। अब कई लोग इस चीज़ का भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमें भटकाने के लिए होती हैं। बट एक आप ये समझो कि हमारा काम सेवा देना है। एक डॉक्टर का काम, जो एक फिजिशियन बन चुका है, उसका काम अपना काम करना है, ऑपरेशन करना है, ट्रीटमेंट करना है। रिसर्च उसका काम नहीं है, रिसर्च दूसरे करते हैं। ऐसे ही होता है ना, जो मेडिसिन वाला डॉक्टर है वो मेडिसिन देता है, रिसर्च कोई और कर रहा होता है। तो हमारे ज्योतिष में ये सवाल बड़ा हो जाता है कि आपकी क्या रिसर्च है इसमें। हमारी प्रैक्टिस है, रिसर्च करना रिसर्चर का काम है।
अगर हमारे ग्रंथों में कोई चीज़ लिखी हुई है, चाहे वो लाल किताब के रूप में लिखी हुई, वैदिक के रूप में लिखी हुई है, और किसी पुराण के रूप में लिखी हुई है, उसका रिसर्च करना दूसरा डिपार्टमेंट है। वो अपना काम नहीं कर पा रहे। साइंस वाले जब किसी चीज़ को खोज नहीं पाते तो वो उसको उंगली कर देते हैं, वो उसको बोल देते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। वो बोलते हैं कि अगर आप बोलते हो कि किस्मत से सब कुछ चल रहा है, तो एक पत्थर है वो भी किस्मत से चल रहा है। हम बोलते हैं हाँ चल रहा है, क्योंकि एक पत्थर एक जगह से निकला और उसकी मूर्ति बना दी गई, और वो घर में पूजा के लिए यूज़ हो रही है, मंदिर में पूजा के लिए यूज़ हो रही है, और उसी पत्थर को काट कर किसी ने टाइल लगा कर अपने टॉयलेट में लगा दिया। भाग्य नहीं है? बिल्कुल ठीक है। भाग्य, ज्योतिष और हमारा ये ग्रहों का खेल, हमारे कर्म, इन चीज़ों को लोगों ने ढंग से समझाया नहीं। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि ज्योतिष जो है ना, ये हमारे लिए एक नेविगेटर का काम करता है, एक सड़क पर चलते हुए साइन बोर्ड की तरह है, जो आपको बताता है कि लुधियाना इस तरफ है, चंडीगढ़ इस तरफ है, देहरादून इस तरफ है। अब आप बोर्ड पे टंग जाओगे तो कभी पहुंचोगे? वो सिर्फ आपको एक दिशा दे रहा है। आपसे चर्चा कर रहा था कि नेविगेशन का, तो ज्योतिष एक नेविगेशन का काम करती है। और ज्योतिष को अगर हम ये समझ लें कि जो ज्योतिष के मेन आधार है वो 5 तत्वों से है। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, और वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है ना, हमारी जो ये सृष्टि बनी हुई है, ये बिल्कुल उससे कनेक्टेड है। अब इसको साइंटिफिक तरीके से देखो या हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसकी चर्चा देखो। अगर जब आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि ये कितना पावरफुल हमारा सिद्धांत है कि हम जो एक छोटा सा अंश है उस परमात्मा का, जिसे हम सबसे बड़ी आत्मा कहते हैं, उस परमात्मा का एक अंश आत्मा हमारे अंदर है। ये पृथ्वी, ये सृष्टि हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है, और वही 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। इनमें जब भी कहीं ना कहीं इनबैलेंस होता है तो हमारे जीवन में उससे संबंधित कष्ट आते हैं। अब उन कष्टों को कंट्रोल करने के लिए, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम दैनिक लाइफ में, चाहे हम ज्योतिष को माने या ना माने, हम रोज उपाय करते हैं। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम खांसी लग रही है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, उस जुकाम खांसी को दूर करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं, उनका हमेशा कफ बढ़ा हुआ होता है, इसलिए बच्चे 16-18 घंटे तक सो पाते हैं। मतलब ये ग्रहों से रिलेटेड है, कफ का बढ़ना और पित्त का बढ़ना, ये सब ग्रहों से है। ये जैसे मैंने बताया ना कि नेचर हमारे साथ कनेक्टेड है। अब मैं इसको दूसरे तरह से समझाता हूँ। आप 5 तत्व क्या बोलते हैं? भूमि, गगन, जल, आकाश, वायु और नीर। इनके पहले पहले अक्षर जोड़ दोगे तो ये भगवान बन गएगा। अब भगवान जो परमात्मा है, उसका एक अंश हम है, हम भी भगवान है, यानी हमारा ये शरीर भगवान की देन है। जब इसके अंदर हमारी जो आत्मा होती है वो होती है तो ये जीवित कहलाती है। ऐसे ही हमारा ये वर्ल्ड, हमारा ये सृष्टि, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड जीवित है जब तक परमात्मा है। रावत जी, मैं कुछ एक चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के युग में ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो मैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि बार बार लोगों को डराते हैं कि राहु शुरू हो गया तो आपकी ज़िंदगी में ये हो जाएगा, राहु शुरू हो गया आप बर्बाद हो जाओगे। क्या ऐसा राहु का नाम लेकर लोगों को डराया क्यों जाता है, और बुरे राहु को हम लोग कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? देखिए रजत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे पर रिलाय करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु खराब नहीं करता, क्योंकि राहु का जो नेचर है वो बिजली है। बिजली
करंट लगना, पावर। ठीक है, राहु का जो नेचर है वो अचानक है, सरप्राइज है। अब जब राहु खराब होगा, आपने किसी भी तरह से खराब किया उसको, तो आपको इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अचानक नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाते, पैसे गिर जाते हैं, आप बाथरूम में फिसल गए, छत से गिर गए, ये जितनी भी चीजें ये सब अचानक हो रही हैं, ये राहु की नेचर है। और सडनली जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें घटनाएं होनी, ये राहु है। ये सरप्राइज जो भी है वो राहु है। Okay. क्योंकि राहु बिजली की तरह होता है, सबसे फास्टेस्ट वही होता है। अब हमारे दिमाग में जो विचार है ना, वो भी राहु है। आइडिया को हमेशा आप देखते होंगे सोशल मीडिया में ही एक बल्ब की तरह से शो किया जाता है ना। राहु पावर है, राहु बिजली है, और राहु पावर हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो हमारा पराक्रम होता है ना, थर्ड हाउस, कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है, हमारे बाजू, हमारे कंधे, इनको रिप्रेजेंट करता है, छाती को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर राहु को उच्च माना जाता है। इंसान जब अपने राहु को ठीक कर लेता है तो थर्ड हाउस ही हमारी सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इन राहु को ठीक करने के उपाय कैसे, मतलब उपाय करके ठीक हो सकता है, या नॉर्मल लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे राहु ठीक हो सके? ऐसी कौन सी चीजें हैं? देखिए, जब मैंने आपको पहले बताया कि हमारे रेजेस की जब बात आती है तो राहु एक अल्ट्रा वायलेट रेज है। जब हम राहु को और डीप से समझते हैं तो राहु ना बुध के अंदर, बुध के दायरे में एक राहु और एक बृहस्पति का अंश मिलता है। यानी राहु और बृहस्पति के मिलने से, यानी बृहस्पति यानी टीचर और राहु यानी किताबें, ज्ञान, इन दोनों का मेल आपकी बुद्धि को डिस्कवर करता है। मुझे एक बात पूछनी है कि क्या राहु कुंडली के हर घर में बुरा फल देता है? क्या कहीं उच्च का भी है? क्या हर किसी को बुरा फल देता है? किसी को कुंडली में हाइट पे भी लेके जाता है क्या? देखिए, हर ग्रह की यही कहानी होती है कि अगर वो देने पे आता है तो बहुत अच्छे से देता है, और किसी को नुकसान देता है तो वो बहुत बुरा देता है। राहु की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे 12 घर है ना, उसमें उनकी तासीर को समझना होता है। 12 जो हमारा कुंडली का पहला घर है वो हमारे जीवन का इंजन है। अब इंजन में राहु को बैठा दिया, यानी ड्राइवर आपका राहु है। अब ड्राइवर शराबी है, उसकी नीयत खराब है, उसके विचारों में ही खुराफात है, तो उस इंसान का जो जीवन है वो भूचालों से चला रहेगा। इसलिए जिनके पहले हाउस में राहु होता है वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, और ऐसे में इंसान को कभी भी नाम नहीं मिल पाता। वो 99 पर क्लीन बोल्ड हो जाता है, और अपने शरीर को लेकर कभी इस चीज़ से परेशान, कभी उस चीज़ से परेशान, अचानक एक्सीडेंट, अचानक कोई एलिगेशन लग जाना, क्योंकि सूर्य को खराब कर रहा है। हेल्थ इश्यूज लगातार रहते हैं। हेल्थ इशू के साथ साथ मानहानि, कोर्ट केस और वीरानगी, यानी एक तन्हाई, यानी डिप्रेशन वाली स्थिति में आ जाता है वो। तो इसे कई बार हम लोग कहते हैं पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना, ऐसी स्थितियों तक पहुंचा देता है राहु अगर फर्स्ट हाउस में खराब होता है तो ऐसे इस स्थिति में क्या वो बंदे को क्या उपाय करने चाहिए कि वो पागल खाने से, हॉस्पिटल से, इन चीज़ों से बच सके? ऐसा इसकी कोई उपाय भी है क्या? बिल्कुल, उपाय तो हर चीज़ के होते हैं। लाल किताब उपायों के लिए ही बनी हुई है। अगर आप इसको समझो तो सबसे पहले आपको राहु यानी ग्रहण लगाने वाली चीज़, जो राहु को, सूर्य को ग्रहण लगा रही है, पहले तो खाली पेट नहीं रहना है। दूसरा, जितना रूटीन को फॉलो करेंगे, सुबह टाइम से उठे, टाइम से सोए, यानी सूर्य को मजबूत किया। अब राहु को कंट्रोल करना है तो 1 किलो जौ और 1 किलो गेहूं ये धर्म स्थान पर देंगे तो इन दोनों का झगड़ा धर्म स्थान पर जाकर हर कोई ग्रह नतमस्तक हो जाता है। तो इसी तरह से राहु और सूर्य का झगड़ा यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। तो ये उपाय क्या सिर्फ राहु एक वाले ही कर सकते हैं, क्या अलग अलग राहु वाले भी कर सकते हैं? नहीं, ये केवल पहले हाउस के राहु के लिए है। इसी प्रकार दूसरे हाउस के राहु के लिए, अब दूसरे हाउस में राहु यहाँ पर ये धर्मी हो जाते हैं, यानी जिस तरह से हमने मंदिर में राहु का वो किया तो धर्मी बनाया, तो यहाँ पर ऑलरेडी धर्मी है। लेकिन ऐसा इंसान अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करता है या अपने जीभ के चस्के को ठीक नहीं रखता।
गालियां देता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, दारू शराब इन चीज़ों में लगा रहता है, तो उसका राहु उसने खुद खराब कर लिया। अच्छा। ऐसे में आपने एक हम लोगों की बड़ी एक रिचुअल वो देखी होगी कि हम धर्म स्थान पर सफाई करते हैं, धर्म स्थान पर सफाई का सामान दान करते हैं, सब वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पर लोगों के जूते पॉलिश करते हैं। ये उपाय राहु के लिए। नहीं, अगर इसको नहीं करेगा सेकंड हाउस के राहु वाला इंसान, तो उसे भीख मांगने वाली स्थिति आ जाती है। अच्छा, तो इसका उपाय क्या रहता है? आप जब भी जाओ कहीं धर्म स्थान पर, तो वहाँ अपनी क्षमता से जो भी सफाई की चीज़ें होती हैं, जैसे हार्पिक हो गया, झाड़ू हो गया, जो चीज़ें भी सफाई में यूज होती हैं, या खुद वहाँ पर जाके टॉयलेट साफ कर लो। ओके। ये राहु का उपाय हो गया। तो तीसरे हाउस के राहु की बात करें तो तीसरा हाउस जो होता है पराक्रम का होता है, हमारे सोशल कनेक्शंस का होता है, हमारे भाई बंधुओं का होता है। अब यहाँ पर राहु आते हैं तो राहु बिजली है और ये पावर हाउस है, तो पावर को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी कनेक्शंस हैं, ये जो सोशल मीडिया आज हम ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो ये सब राहु की देन है। बट आप ये जानते ही हैं ना कि पॉडकास्ट जो हम लोग कर रहे हैं ये सारा राहु के उसके अंडर आता है। जी, इसी से इंसान ख्याति भी प्राप्त कर लेता है, सोशल मीडिया से इंसान फेमस भी हो जाता है और डीफेम भी प्राप्त कर लेता है। तो जो डीफेम हमें मेरे को फेम मिलेगा या डी फेम मिलेगा? आप राहु को ठीक रखिए। राहु तीसरे हाउस में आमतौर पर अच्छा होता है, यानी पावरफुल होता है। बिजली की जो हमारे घर में सप्लाई हो रही है वो हमारे अच्छे के लिए हो रही है, लेकिन हम उसमें उंगली डालेंगे तो हमारे को करंट लगेगा। तो ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने होते हैं। और सबसे अच्छा तरीका इस घर में राहु को ठीक रखने के लिए, जो आपके लिए भी मैं कहूँगा, कि जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके आसपास जो भी सफाई कर्मचारी मिलते हैं, जो खासकर आपके पब्लिक जगह पर झाड़ू लगा रहे होते हैं, उनको एक कप चाय पिला दो। अच्छा, उनको झाड़ू सर्व कर दो। इससे राहु ठीक हो जाएंगे? राहु तो ऑलरेडी यहाँ पर ठीक है, वो एक पॉजिटिव वे में, यानी उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। जो राहु पावर हाउस है, जो पावर एनर्जी दे रहे हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। चौथे घर में राहु धर्मी कहलाते हैं, यानी माँ के गोद में आया हुआ बच्चा। शैतान बच्चा जैसा होता है ना, कि अपने माँ की गोद में जब आता है तो वो थोड़ी देर छटपटाता है, उसके बाद माँ के गोद में शांत हो जाता है। तो राहु यहाँ पर शांत हो जाता है। लेकिन ऐसा इंसान अपने घर में ना एक बुरी आदत लेकर बैठा होता है, जिससे उसका राहु खराब हो जाता है। सबसे पहले तो उसके घर में सिलन आनी शुरू हो जाती है, टॉयलेट बार बार उसके नलके खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नलका खराब होना मतलब राहु खराब हो रहा है। नलके से क्या निकला? पानी निकला। और ये चौथा घर जो होता है वो चंद्रमा का है, तो पानी की लीकेज हो गई, सीपेज आ गई। स्मेल आती है ना जब सिलन आती है, तो वो जो स्मेल है वो आपके माइंड को, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं, तो वो राहु है। तो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहले तो आपको अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए कोई भी जरूरी काम करने से पहले। दूसरा, कि अपने घर में चेक करिए आप, तो आधे अधूरे पेंट के डब्बे मिलेंगे जिन्हें आपको घर से हटा देना है। जब तक वो पड़े रहेंगे, आप कितने राहु के उपाय करते रहो, आपका भला नहीं हो सकता। और राहु जब जिसके चौथे घर में होता है, उस इंसान को कभी भी टॉयलेट, सीढ़ी, छत ये छिड़वानी नहीं चाहिए। जिस दिन वो छिड़वाएगा उसके बाद उसको कानूनी दिक्कत आ जाएगी, उसको पैसे का लॉस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता को कोई बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए। जिसके घर पे, जिसके चौथे घर पे राहु होगा, हाँ, तो अगर उसके घर पे पेंट के डब्बे पड़े हों, अब वो कोई भी उपाय करे उसको उपाय नहीं लगेगा, ऐसा? जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई किसी को बोलते हैं कि आपका राहु आया हुआ है, आप ये उपाय करो, लेकिन वो उपाय उनको लग नहीं रहा होता। या जब राहु चौथे घर में खराब हो जाता है तो इंसान को कोर्ट कचहरियों के बहुत चक्कर लगवा देता है, अचानक पुलिस उनके घर में आ जाती है, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो ये समझ में आता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ छेड़खानी करी है, राहु एक्टिव हो चुका है। लेकिन उपाय बताया कि आप राहु के जौ जल प्रवाह कर दो या कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दो, मगर उसको आराम ही नहीं आ रहा। तो उसका कारण ये होता है कि उसने अपने घर में राहु की चीज़ों को
रखा हुआ है, उसको स्थापित किया हुआ है। वो उसमें कोयला भी हो सकता है, उसने कोयले की गठरी रखी हुई है घर में, कोयले कभी हवन के लिए यूज़ करे थे और वो पड़े हुए हों, तो वो सब इसका मतलब राहु के जो उपाय से आप ट्रीटमेंट ठीक कर सकते थे, प्रिकॉशन किया ही नहीं तो वो रिजल्ट नहीं मिला जी। जब राहु को 5वें घर में हम देखते हैं तो ऐसा इंसान ना बड़ा कैचिंग पावर वाला इंसान होता है। 5वां घर हमारे विद्या संतान का होता है, तो ऐसे में ये संतान को तो नुकसान पहुंचाता है, यानी गर्भपात होना, संतान आम तौर पर अगर ये राहु यहाँ पर खराब हो जाए ना तो बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के आपके संतान नहीं हो सकती। आप वो क्या चलते हैं आजकल, टेस्ट ट्यूब बेबी ले रहे हैं और IVF वगैरह करवा रहे हैं, वो तक फेल हो जाते हैं जब तक राहु का उपाय नहीं होता। अगर उपाय करें तो ही IVF कामयाब होगा ऐसे जी। यहाँ पर यही बात समझने की है कि राहु यहाँ पर 5वें घर में बैठा है, तो राहु का काम है, राहु तूफान है, भूचाल है, बिजली है, वो तो भूचाल मचाएगा ही। अब वो आपकी पढ़ाई पर, आपके संतान पर पढ़ाई करेगा। अब उस भूचाल को हमने एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हमने उसका उपाय नहीं किया, भूचाल तो आएगा ही, लेकिन रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। तो कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया ये सब कुछ, तो उन्होंने राहु का पहले इलाज ही नहीं किया। दूसरी बात, जब पढ़ाई की बात आती है तो ऐसे लोगों की माइंड की शार्पनेस बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ये घर सूर्य का भी है, सूर्य को ग्रहण लगा रहा है यहाँ पर, तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। ऐसे बच्चे खेल जो खिलौने होते हैं उनको तोड़कर खोलकर सीख जाते हैं, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है पढ़ाई का, रेगुलर रूटीन की पढ़ाई, उसमें वो लोग लैक करते हैं। तो यहाँ पर एक जो आम उपाय है वो तो एक चांदी का ठोस हाथी जो 52 से 60 ग्राम का हो, उसको एक कटोरी में रख के पानी, गंगा जल या पानी में भर के और सिरहाने के पास रखो उस बच्चे के, उससे राहु शांत हो जाएगा। उससे राहु हाथी है, और हाथी जब चंद्रमा के उसमें आया तो वो ठंडा हो गया, हाथी पानी में जाकर गुस्सा उसका शांत हो जाता। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। जब हम 6th हाउस की बात करते हैं तो 6th हाउस में राहु को मौत के फंदे को काटने वाला हाथी बोला गया, दमदार हाथी, यानी आप पर कोई भी मुसीबत आ जाएगी तो ये बचाएगा, हर तरह से जीत दिलाएगा। लेकिन इसमें एक लू पॉइंट है, वो बोलता है पहले फंसाऊंगा, अच्छा, फिर जीत दिलाऊंगा। कई लोग आपने देखे होंगे ना, वो कोई भी उल्टा काम कर दें, किसी भी तरीके से कर दें, उनके काम हो जाते हैं, और हम लोग सीधे सीधे तरीके भी चल रहे होते हैं, हमारे पास पूरे एविडेंस होते हैं, सारी चीज़ें हमारी पक्की होती हैं, तब भी वो। तो 6th हाउस के राहु वाले से आम तौर पर किसी को झगड़ा करना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट में उसकी जीत होनी, चाहे वो गलती क्यों ना हो। मतलब राहु इतना मजबूत है कि उसको जीत दिलवाएगा। राहु वो पहरेदार है जिसके हाथ में बंदूक है। अब वो या तो आपको पहरा दे देगा या आप ही को उड़ा देगा। तो ये हमें उसको समझना पड़ता है, उसको अपने हिसाब से काबू रखना पड़ता है। तो 6th हाउस के राहु के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी वो धूप में निकले तो सन ग्लासेस पहन कर निकले, उसका राहु हमेशा ठीक होगा, उसको पॉजिटिव होगा। लाल किताब में ये उपाय भी है कि आप अपनी घर की खिड़कियों के ब्राउन कलर के शीशे लगवा दो, उस पर फिल्म चढ़वा दो, सन जो है उसके अंदर नहीं आना। हाँ, उसकी एनर्जी राहु को। अब देखिए, आमतौर पर हम सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, बट यहाँ पर राहु मजबूत है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। राहु 6 वाला इंसान पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे तक जा पाता है, बट वही बात है कि उसको राहु को बेहतर रखना पड़ेगा। जब राहु 7th हाउस में आते हैं ना तो ये पूरी तरह से लक्ष्मी का धुआं उड़ा देते हैं। लक्ष्मी कौन है? हमारी पत्नी, हमारे घर गृहस्थी, हमारा पैसा, यानी शुक्र का पूरा बैंड बजा देना। अब शादी को डिस्टर्ब करेंगे, शादी को भी डिस्टर्ब करेगा, आपके आराम को भी डिस्टर्ब करेगा। आपने एक नई गाड़ी खरीदी, जब तक उस पर एक इंडिकेटर पे चोट नहीं आ जाएगी, वो टूट नहीं जाएगा कुछ तक, तब तक राहु शांत नहीं होगा, वो बार बार आपका एक्सीडेंट करवाने के चक्कर में रहेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप अपने एक कोई चीज़ डेंट लग रहा है ना, नई चीज़ को लगाकर छोड़ दो, आपका राहु नहीं करवानी चाहिए। हाँ, तो
तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए आगे के लिए दिक्कत नहीं करेगा। बाकी अगर गृहस्थी में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर नीले फूल का उपाय किया जा सकता है। पत्नी के वजन के बराबर हरी चरी दान करी जा सकती है। मगर नीले फूल का उपाय बहुत कारगर होता है। 43 दिन एक ब्लू फ्लावर ऑर्चिड वाला वो पत्नी अपने सर से एंटी क्लॉक वार के टॉयलेट में फ्लश कर दे या वीराने में दबाए। वैसे वीराने में दबाना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। लगातार 43 दिन बिना नागा किए, यानी बीच में एक भी गैप नहीं। वीराने में जाके दबाना चाहिए जी, सुनसान जगह पे। जी। और जो समय होता है वो भी राहु का समय लेना होता है, संध्या समय, यानी सूर्य अस्त होने के बाद का समय, तो वो आपके लिए अच्छा होता है। 8th हाउस के राहु की बात करें तो ये लाल किताब में बड़ा इसके लिए बोला गया है कि कड़वा धुआं या झूले से जिंदगी। एक तो ऐसे लोगों के घर में ना झूला मिल जाता है, बांसुरी मिलती है, लड्डू गोपाल मिल जाते हैं, टॉयलेट की कुंडी खराब होती है, टॉयलेट के दरवाजे आवाज़ करते हैं, जो कि इनके लिए नेगेटिव है। सिलन आता, ये सब कुछ इनके लिए नेगेटिव है। राहु यहाँ पर हर 6-7 साल के बाद आपको फिर जितना आप आगे बढ़े उतना पीछे ले आते हैं। दम घुटने लगता है, इंसान ऐसे परिस्थितियों से घूमता है कि एक तरफ से आपको दुश्मन हरा रहा है, दूसरी तरफ से कोर्ट ने भी आपको कोई ऑर्डर नेगेटिव पास कर दिया है, इधर से हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, उधर से बच्चे बिगड़ रहे हैं, यानी चारों तरफ से आप गिर जाते हो, यानी एकदम दम घुटने लगता है। ऐसी स्थिति आती है 8वें राहु के लिए। और 8वें घर का राहु इतना बुरा है। 8वें घर के राहु इतना बुरा है। अब 8वें घर के राहु को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मंगल और शनि की मदद ले ली जाए। जो राहु है उसको लाल कपड़े में गौमूत्र के छींटे मारकर बांध कर घर में ही कहीं पर अंधेरी जगह पे वजन से दबा कर रख दो। राहु दबा रहेगा, शांत रहेगा। फिर नुकसान तो वो आपकी जो भी परेशानी आ रही थी ना उसको इमीडिएट आपको कंट्रोल कर देगा। उसके बाद आपने अपनी तरफ से ध्यान रखना है कि राहु को आप खराब ना करें, और महीने, सवा महीने, 2 महीने में वो उस खराब हो जाते हैं तो उसको बाहर फेंक दें और दूसरा फिर दोबारा से रख दें। तो ये एक राहु को कंट्रोल करने का तरीका 8वें घर के लिए। अब हम बात करते हैं 9th हाउस के राहु के बारे में। तो ये यहाँ पर ग्रहण योग बना देता है बृहस्पति के लिए, यानी बृहस्पति को खराब कर देता है। ऐसा इंसान नास्तिक बन जाता है, और जितने भी जो तर्कशील लोग होते हैं, लॉजिकल लोग होते हैं, वो 9th राहु वाले होते हैं। मगर इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये इंसान को पागल बना देता है। 9th हाउस वाला राहु अगर इसको ढंग से मेंटेन नहीं किया तो इंसान डिप्रेशन के हद में, नशा या अपने उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रग्स तक लेना शुरू कर देता है, और अपने जो बड़े बुजुर्गों के रीति रिवाज हैं उनको बिल्कुल बायकॉट कर देता है। होते ना कई लोग, आपने देखे होंगे। तो ये राहु के नेगेटिव होने की निशानी है। ऐसे में इस राहु के लिए बोला गया है कि आप किसी भी कोड़ी आश्रम में जाकर उन्हें चारपाई दान करो। आजकल फोल्डिंग चारपाई आती है, वो आप दान करते रहो। साल में एक बार कर दोगे वही काफ़ी है। राहु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, देखो ना, कोड़ी लोग जो हैं वो राहु की चीज़ें हैं, वो राहु के जीव हैं वो। अब कुछ रोगियों को जब आप चारपाई दे रहे हो तो उनको आराम की जगह दे रहे हो आप, ठीक है। तो ये एक बात आ जाती है। 10th हाउस का राहु, मेरा भी 10th हाउस में है, तो आप IPS बन सकते थे। लेकिन 10th हाउस को राहु को जिसने समझ लिया तो योगियों में अलंकार, और जो नहीं समझ पाया केवल बेकार। अच्छा। आपको मैं कहूँगा कि आप इस राहु की तासीर को समझो। राहु कभी किसी से बंधा नहीं, रुका नहीं, किसी के बीच में, किसी के कंट्रोल में नहीं आया। बिजली के समान है, क्विक काम करता है। तो आप इसी बात को मान के चलो कि आप अगर ये ब्रॉडकास्ट वाला जो आपका सोशल मीडिया और ये, इसमें लिमिटेशंस नहीं है। अच्छा, मतलब ये हमारा जो कार्यक्रम है हिट हो सकता है। बिल्कुल, ये राहु के कारण है। और 10th हाउस का राहु मैंने बताया ना, योगियों में अलंकार, यानी बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकता है, ठीक है। इसको आपको समझना चाहिए, जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसलिए 10th हाउस के राहु के लिए बोला गया है कि अगर ये खराबी होती है तो इंसान एक जगह पर टिक नहीं पाता, जबकि ये खराबी नहीं है, ये इसका नेचर है।
अगर आप काम ऐसा कर लेते हैं जिसमें रोज कुछ नया अपने आप से कंपटीशन है, तो आप जीत सकते हैं। आईएएस, आईपीएस ये योगियों में अलंकार है। तो आपकी ये गुण है, और इस राहु से निजात पाने के लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि अपने सर को ढक कर रखो। जब भी बाहर जाओ तो सर को ढक के रखो। कोई भी काला और नीले को छोड़ के आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। संतरी या खाकी रंग यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर 1 किलो जौ अगर आप दूध के छींटे मारकर लाल कपड़े में बांध के अंधेरी जगह पर रखते हैं तो इस राहु की शरारत आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं होने देगी। तो ये उपाय आप लाइफ लॉन्ग करते रहना, बहुत फायदा मिलेगा। जब 11वें घर की राहु की बात करते हैं तो इसके पास ना 11 गुना पावर होती है। 11 गुना अच्छा या बुरा फल दे सकता है। बट यहाँ पर राहु ये बोलता है कि ये जो नकली सोना चढ़ा हुआ होता है ना, कोई चीज नकली सोना जो आजकल पॉलिश चढ़ा हुआ, ये वो है। इंसान नकली मुखौटा पहने हुए होता है। उसके जीवन में क्या होता है, जैसे एक दिन रोटी, 4 दिन बोटी। बोटी का शौक चढ़ गया, बोटी खत्म, रोटी। तो उसकी लाइफ में कोई भी चीज, खासकर इनकम, क्योंकि ये इनकम का घर है, तो वो ऐसी पोजीशन पर होती है, वो कंटिन्यूटी में नहीं रहती, और उसी से सबसे ज्यादा वो कर्जाई हो जाता है। ऐसे इंसान को हमेशा एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए कि अपने शरीर पर आर्टिफिशियल कुछ भी ना पहने। ब्लू कलर, राहु की चीजें जितनी अवॉइड कर सकता है वो अच्छा है। हाँ, नीलम नहीं पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को शरीर पर लोहा धारण नहीं करना चाहिए। अगर ये इंसान शरीर पर लोहा धारण मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वर्ष कुंडली में राहु आया हुआ है 11th हाउस में, उस साल इंसान को शौक चढ़ जाता है, वो एक जगह से कहीं से स्टील का या लोहे का कड़ा पहन लेता है, और उसके बाद अचानक वो पता चलता है अपने मोड़ से मुड़ा, वहाँ सामने पुलिस वाले थे, उससे झगड़ा कर लिया और वो लंबा चला गया। अच्छा। ऐसे केस घर बैठे हुए प्रॉब्लम आ जाती है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या, सरप्राइज। क्योंकि जब भी अच्छा देगा तो 11 गुना देगा, तो बुरा भी देगा तो 11 गुना देगा। तो इस राहु को बहुत सेंसिटिव मानकर चलना चाहिए। अब जब 12वें घर में राहु आते हैं तो ये तो शेख चिल्ली है। 12वें घर का राहु सपनों की दुनिया में जीने वाला। ऐसा इंसान रात को जागता है और दिन में सोता है। ये इंसान ऐसी ही नेचर से अपने किसी काम को पकड़ ले तो वो सफल हो जाता है। यानी रात का काम करना, क्रिएटिविटी का काम करना, डायरेक्शन देने का काम करना, मीडिया मेकर, जो भी डिज़ाइनिंग वाले लोग होते हैं, वो सारे 12 वाले, ये सब 12 वाले करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ना चलता रहता है। तो ये इसका पॉजिटिव यूज़ है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते, जैसे कई बच्चों के अभिभावक हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि ये रात को सोता नहीं है, रात को गेम खेलता रहता है, रात में पढ़ाई करता है और दिन में सोया रहता है, या दिन में वो एक्टिवनेस नहीं है, और पता नहीं कुछ हमको बोलेगा कि ये किताब ला दो, वो चीज़ मेरे को देखनी है। वो उसको रोकते और उससे बच्चा क्या होता है, अपनी 16 से 21 की उम्र में वो बिल्कुल अपने ट्रैक से भटक जाता है। वो टीनेज उम्र होती है, और अक्सर आप लोग फेस करते ही इस बात को कि हमारा बच्चा जैसे टीनेज में आया एकदम उसका नेचर चेंज हो गया। वो दोस्तों के साथ जाना पसंद करता है, घर में टिकना पसंद नहीं करता, बदतमीजी करता है, माँ बाप पर हाथ उठाता है, पैसे चोरी कर लेता है। ये सारी चीज़ें तब शुरू हो जाती हैं। तो 12वें घर के राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल को बुलाया जाता है, क्योंकि जो राहु है वो हाथी है, और हाथी के सर पर अगर महावत बैठा दिया जाए, अच्छा, महावत यानी मंगल, तो वो हाथी को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए जो सौंफ होती है ना, हरी वाली जो हम खाने के बाद खाते हैं, सौंफ लाल कपड़े में बांध के, सूती लाल कपड़े में बांध के एक पिलो टाइप का बना के उसके सिराने के नीचे रख दो, उससे राहु कंट्रोल में आ जाएगा। राहु कंट्रोल में आ जाता है। और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं वो तो ध्यान रखना ही है।
मेरे मेरे दिमाग में ना एक बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपसे चर्चा हो रही है, तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ऐसी एक, मैं जब पॉडकास्ट के बारे में किसी से बात कर रहा था यहाँ आते टाइम, तो मेरे को उसने बोला था कि आजकल ना बहुत सारी जगहों पे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, फिर भी पैसा अर्न नहीं कर पाते, पैसा आता नहीं है, आता है तो एकदम से निकल जाता है, पैसा सेव ही नहीं होता, या किसी के पास काम ही नहीं है, 3-3 4-4 5-5 महीने हो गए काम नहीं आ रहा, और किसी के पास काम है तो उसके पास पैसा नहीं टिक रहा। तो ऐसे कौन से उपाय या कौन सी चीज़ें की जाए जिनसे उनको काम भी आए और पैसे उनके पास टिके? पैसा वैसे कोई भगवान नहीं है, मगर आज के समय पर वो भगवान से कम भी नहीं है। तो जो आपका सवाल है ना, इसमें इनको ना थोड़ा कैटेगराइज करना पड़ेगा और उसको अलग अलग ग्रहों के हिसाब से उपाय उसमें बनते हैं। जैसे आपने कहा सेविंग नहीं हो रही है, तो सेविंग नहीं हो रही, वो चंद्रमा वीक है। अच्छा। तो ऐसे में घर में गंगा जल स्थापित करना, और एक सबसे बढ़िया तरीका है कि एक पानी का घड़ा आप रखें और उसमें पूरा पानी भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और अपने एक सेफ जगह पर रख दें, उसको पीना नहीं है। अच्छा। उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े रख दो तो वो और भी अच्छी बात है। और रोज पानी सूखेगा उसको पूरा करते रहें, आप देखेंगे कि आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा इस उपाय से। ये सेविंग के लिए। अब बात आती है कि आपने बिजनेस टर्म में किसी से पैसा, आपके बिजनेस किया आपने और आपका पैसा आ नहीं रहा है, या आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो ये बुध की खराबी है, क्योंकि बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है बुध। अब यहाँ पर मूंग साबुत, आप एक मुट्ठी मूंग साबुत को एक कटोरी में अपने सिराने के पास रात को भिगाने के लिए रख लो, थोड़ा सा उसमें फिटकरी भी ला दो तो और भी अच्छी बात है, और सुबह जब वो थोड़े से फूल जाएंगे, नरम हो जाएंगे, उनको घर के बाहर आप पक्षियों को डालना शुरू कर दो। घर के बाहर कहीं भी, मंदिर में भी, या किसी जगह पे जाकर? नहीं, पार्क वार्क में जहाँ पे पक्षी वगैरह आते हैं, आराम से आते हैं, झुंड बैठता है। अगर ये पक्षी मंदिर में आते हो तो क्या मंदिर में नहीं कर सकते क्या? मंदिर में करते हैं तो उसका थोड़ा सा भाव बदल जाता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। करने को किया जा सकता है, मगर सबसे बेस्ट है कि जहाँ पर भी पक्षियों का झुंड बैठता हो, चाहे वो पार्क की मुंडेर पे हो, मंदिर की मुंडेर पे हो, कहीं पे भी, मगर अपने घर पे नहीं करना। ठीक है। एक बात आती है कि आपने किसी को पैसा दिया तो वो आपका कोई भाई साहब हो सकता है, बहन जी हो सकती है, दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मंगल की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वहाँ पर एक रिलेशन आ जाता है, वो इंसान आपका पैसा नहीं लौटा रहा, तो वहाँ पर मंगल का उपाय करना पड़ता है। और मंगल का उपाय क्या है कि मीठा धर्म स्थान पर दान करते रहें। जितना आप मीठा मंदिर में बांटोगे तो आपका मंगल पॉजिटिव हो जाएगा। रावत जी, एक पहले तो आपने मेरे को बताया कि फंसा हुआ पैसा कैसे निकल सकता है, या किसी के पास पैसा नहीं आ रहा, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि आजकल के यंगस्टर्स को ना लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही और लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। तो ऐसे कौन से उपाय किए जाए कि जो लवर है उनके ब्रेकअप ना हो, और जो शादी वाले लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका पार्टनर मिल जाए? जब लव एंगल की बात आती है तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है जी। ठीक है, आपके मेरे चेहरे पे भी आई, मेरे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा। अच्छा, देखिए, अगर कुंडली के एंगल से हम देखते हैं तो हमारी जो खुशी है, इंजॉयमेंट है, हार्मनी है, आनंद, तृप्ति, ये सारी चीजें शुक्र रिप्रेजेंट करता है। अगर कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित हो रहा हो तो आपको शादी में दिक्कत आएगी। शुक्र के 2 घर होते हैं विशेष तौर पर, एक सेकंड हाउस और एक 7th हाउस। इन हाउसेज में उसके शत्रु ग्रह, चाहे वो भले ही कितना भी अच्छा ग्रह क्यों ना हो, जैसे जुपिटर आ जाए तो भी आपको शादी में दिक्कत आएगी, यानी शुक्र के मित्र ग्रह होने, मित्र ग्रहों की। फिर वहां पर जो ग्रह बैठे हैं वो उस घर को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे शनि 7वें घर में किसी के आ जाए या पहले घर में शनि किसी के आ जाए, तो ऐसे में शादी, शनि का नेचर क्या है? विलम्ब करना, धीरे धीरे चलना, तो वो विलम्ब करवाते हैं। अगर इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं, वो ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, मगर शनि विलम्ब कर रहा है, राहु फ्लैक्चुएशन पैदा करता है, धुआं उड़ाता है, तो वैसी स्थिति पैदा करता है कि तू थ्रस्ट देता है, यानी विश्वास नहीं दे पाता है, इंसान को हमेशा अभाव युक्त रखता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। चंद्रमा आता है तो ऐसे में इंसान अपनी पत्नी को, मतलब चंद्रमा सौम्य ग्रह है ना, सौम्य ग्रह है, स्त्री ग्रह है, तो या तो सास बहू का झगड़ा रहेगा,
चंद्र और राहु के लिए, सॉरी चंद्र और शुक्र के लिए। शुक्र के लिए, ओके। एक तो इस तरह का झगड़ा रहेगा। दूसरी कहानी ये आती है कि दो स्त्री, क्योंकि एक माँ और एक, यानी ऐसे इंसान को पुनर्विवाह का योग बनता है। अच्छा। बृहस्पति 7वें घर में आया तो वो बृहस्पति की नेचर क्या है, किसी भी चीज को बढ़ाना, बरकत देना। तो वो भी वहां पर आकर आपके 7th हाउस को बढ़ाएगा, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देगा, क्योंकि बृहस्पति शुक्र का शत्रु है। तो ऐसे में वो शत्रुपन भी अपना दिखाएगा। तो ये सारी चीजें कनेक्ट करके देखनी पड़ती हैं। अब बात आती है कि लव वंस जो भी हैं, एक दूसरे को कैसे उनके अट्रैक्शन बने और वो सारी चीजें। देखिए, शुक्र हमेशा आबाद रहता है शनि के छत्र छाया में। अच्छा। आपने देखा होगा जब भी रात होती है तो पहला तारा एक टिमटिमाता है जो एकदम तेज चमकता है, वो शुक्र है। यानी शुक्र शनि के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आबाद होता है। तो जो भी हमारे जो मियाँ बीबी होते हैं, जो एक्चुअल में मैरिड लाइफ में एंटर हो चुके, उनके लिए जो भोग का समय है, अच्छा, वो रात का होना चाहिए। अगर सूर्य के समय पर भोग करोगे तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, सूर्य जला देगा शुक्र को, क्योंकि दिन के समय पे आपको वो तारा नजर नहीं आता, जबकि वो वहीं पर है। तो इसी प्रकार से ये चीज होती है। अब बात आती है कि ऐसे में रेमेडी क्या की जाए, या जिनका अभी सिर्फ अफेयर चल रहा है वहां पर क्या किया जाए। तो देखिए, अगर शुक्र को बेहतर रखना है तो शुक्र खुशबू है, किसी भी चीज का आनंद है जिससे आपको मन में प्रसन्नता आती है। तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास डियो, परफ्यूम, इनको यूज करो, आपका शुक्र हमेशा इंप्रूव रहेगा। दूसरा कि आप अपने आप को जितना साफ सुथरा रख सकते हो वो शुक्र को इंप्रूव करता है। लेकिन जिनको भी जहां पर क्लैशेस आ रहे हैं, झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पर उन्हें एक मिट्टी के कुल्हड़ में, अच्छा, या मिट्टी की छोटी छोटी कुज्जियां आती हैं, उसमें जौ भरकर लगातार 7 दिन उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। अच्छा। आप देखेंगे कि आप लोगों के बीच में जो भी झगड़े विवाद हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। ये कोई भी कर सकता है या कोई पर्टिकुलर ग्रह हो? नहीं, तो जो इस सिचुएशन में है, जो इन सिचुएशन में है जहां पर लड़ाई झगड़ा, जो यहाँ पर जो है राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु लड़ाई झगड़े को। इसके लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, इसके लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से बिना कुंडली देखे हम एक और उपाय कर सकते हैं कि मान लो कि आपस में प्रेम था और किसी कारणवश अब वो एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, नफरत कर रहा है, इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है, या लड़की लड़का तैयार है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो 400 ग्राम चीनी ले लो और 4 दिन उसको जल प्रवाह कर दो, उन सबका नाम ध्यान करते हुए जो आपको जो मान नहीं रहे, अच्छा, जिनके अंदर मिठास नहीं आ रही है। इससे उनकी जिंदगी में मिठास आ रही है। ऐसा कोई भी कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है। ये तो बहुत बढ़िया है, करके देखो और फिर फल देखो। अच्छा, मेरे को एक चीज़ ना, मैं जैसे हम लोग या अपना हिंदी पॉडकास्ट पंजाब में शूट कर रहे हैं, तो मैं जब निकल रहा था इस पॉडकास्ट के लिए, तो रास्ते में मेरे दोस्त आपस में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आज ऐसे ऐसे करके रावत जी आएंगे, तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। कोई पंजाब ना इस समय बहुत सारी चीज़ों से घिरा पड़ा है, उसमें मेन सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो है नशा। तो पंजाब में ना बहुत सारा यंगस्टर, बहुत सारे लोग जो नशे की चपेट में हैं, तो क्या कोई ऐसे भी उपाय होते हैं कि जिससे जो नशा है वो आदमी का छूट सके? जैसे कोई ड्रग्स लेता है, कोई गांजा ले रहा है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं कि जिनसे वो इस लत से बाहर आ सके? क्या उपायों से मदद मिल सकती है क्या? देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया है ये आज के टाइम में पंजाब का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये पूरे भारत में, पूरे हमारे वर्ल्ड में इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम नशा क्यों करते हैं। नशा हम अपने आप को कहीं ना कहीं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। हमारे माइंड में
जब हमारे माइंड की कोई कमांड चलती है तो हमारी बॉडी उस पर हरकत करती है। माइंड तो जाके हरकत नहीं करता ना। माइंड जो होता है वो बुध होता है। जब भी बुध किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, अब बुध यानी हमारे दिमाग में कोई विचार आएंगे, कोई थॉट्स आएंगे, तो वो हमारे माइंड को कंफ्यूज करेंगे, डिप्रेस करेंगे, और उसके कारण हमारा मन परेशान होगा, हमारी बॉडी अलग हरकत करेगी, और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? आनंद, शांति, एक सेटिस्फैक्शन, दैट इज शुक्र। अच्छा, अब शुक्र लग्जरी है, कंफर्ट है। कंफर्ट। अब उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि थोड़ा सा नशा करो, आपका माइंड सुन्न हो जाएगा, बॉडी को कमांड नहीं करेगा, कनेक्शन कट जाएगा, आप रिलैक्स लगोगे और आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही होता है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम के मतलब जो गांजा पीने वाले चरम सुख की प्राप्ति करते हैं। हाँ। फिर वो अपने अपने आर्गुमेंट्स होते हैं कि भोलेनाथ भी तो पिया करते थे, या साधु लोग भी तो पीते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का, अब हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो ड्रग्स ही तो हैं, मगर उसका यूज़ आप किस तरह से कर रहे हो, सारी चीज़ उस पर आती है। एक चाकू अगर आपकी गर्दन पर रख दिया जाए तो गर्दन काट देता है, और वही जब आपकी मम्मी घर में किचन में सब्जी काटती है तो वही चाकू का उपयोग अलग अलग हो गए, उपयोग अलग अलग। तो ऐसे ही है। तो बस इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि यहाँ पर बुध इफेक्ट है, यानी दिमाग कहीं ना कहीं इफेक्ट में आ रहा है। तो बुध को कंट्रोल करने के लिए नाक छेदन ये सबसे बेस्ट उपाय है। मतलब ये जो नाक छेदन है, ये मैन के लिए भी है क्या? ये सबके लिए होता है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है जो हमारे इस फोरहेड के पॉइंट पर प्रेशर करता है, जिसे हम थर्ड आई की बोलते हैं। अच्छा। और इसके जस्ट एकदम पीछे एक और ग्लैंड होता है, ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो तरह के ग्लैंड होते हैं जो हमारे एक नाक छेदन करने से कंट्रोल में आते हैं। यानी हमारे वो ग्लैंड्स जो केमिकल रिलीज करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं। यानी वो मुन्ना भाई MBBS वाला केमिकल लोचा, तो वो केमिकल लोचा नहीं होता, और आपको फिर उस आनंद के लिए भटकना नहीं पड़ता। वो दिमाग से ही, इसलिए बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, यहाँ पर ध्यान लगाओ, वो सब कुछ इसीलिए होता है। तो जब आपने ये पंचर किया तो आपका ये जो हमारा साइनस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ये कंट्रोल में आते हैं, और आपके केमिकल जो होते हैं वो ढंग से रिलीज होने शुरू होते हैं, और आपका कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर। कोई नहीं कर पाए तो उस क्या कर सकते हैं? इस कोई और भी है, कोई और उपाय भी है क्या इसमें? जो व्यक्ति नाक छेदन ना करवा सके तो वो क्या कर सकता है? क्योंकि कई सारे लोगों को दिक्कत भी है सामाजिक जीवन में, कोई अच्छा बुरा, कई लोग तो करवा सकते हैं, कई नहीं करवा पाते। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला तो उपाय यही होता है। बाकी इसके बाद बुध को ठीक करने के लिए फिटकरी के कुल्ले करने होते हैं, पक्षियों की सेवा करनी होती है। ठीक है, ये कोई जो भी करे तो उसका नशा छूट सकता है? ये लॉन्ग टर्म का है, और आप उस बच्चे से जो नशे में लिप्त है उससे ये ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रूटीन में ये काम कर पाएगा। मगर एक उपाय है जो आपको इसमें बहुत राहत दे सकता है, वो है क्रोकोडाइल टीथ। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का दांत। वो कैसे लेके आना भाई साहब? मिलने को तो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, खोजने की जरूरत है, आप उसे खोजिए। मतलब मगरमच्छ का दांत को अपने गले में डाल लेगा, चांदी के लॉकेट में बनवाकर उसको गले में डालने से आपको शनि की मदद से बुध को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए कि जिनको भी मेंटल दिक्कत होती है उनको अगर आप गुनगुने पानी के साथ कोई दवाई देते हैं ये तो किसी को बताएंगे कि मगरमच्छ का दांत चाहिए तो वो तो हंसेगा। नहीं, हंसेगा जरूर, बट जो सॉल्यूशन है मैंने बताया कि उसी तरह से यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि शनि की मदद से हम बुध को ठीक कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप एक और उपाय कर सकते हैं कि जो हमारी नसें होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए अगर हम गुनगुने पानी के साथ ब्रांडी लेते हैं 43 दिन 2-4 बूंदें, अच्छा,
तो लगातार 43 दिन करने से माइंड का जो स्ट्रांगनेस है वो बढ़ती है। ब्रांडी पीने से। हाँ, मगर गुनगुने पानी के साथ वो औषधि का काम करती है, और वहीं ठंडे पानी के साथ कर दिया तो फिर वो तो जिस चीज को छुड़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे उसी चीज में और लिप्त हो ये जाएंगे। कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है। ब्रांडी की मात्रा 2 बूंदे रखनी है, 2-4 बूंदे। हाँ ठीक है। आप ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में हो। नहीं पंजाब है ना भाई साहब, इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं, बढ़ भी ये- सकती है। देखिए, पुराने टाइम में कहा करते थे ना, जब भी बूढ़े बुजुर्गों से कहते थे तो वो बोलते थे कि दवा और दुआ करो, तो नहीं, दवा दारू करो। दवा तो दवा दारू, ये दारू बनाई इंसान के पॉजिटिव के लिए थी, उसका यूज़ गलत ढंग से कर दिया। अब खांसी की दवाई भी लोग नशे के तौर पर यूज़ करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसलिए शरीर पर जितना चांदी धारण करेंगे वो आपके लिए अच्छा होता है। और जो एक और उपाय होता है, क्योंकि दिमाग में जब तक वो गंदे विचार जो आपको भटका रहे हैं, यानी राहु के विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो ऐसे में जो व्यक्ति इन चीज़ों से परेशान है, नशा नहीं छोड़ पा रहा है, उसके नहाने के पानी में 2-4 बूंदें गौमूत्र की आप डाल दो और लगातार 43 दिन उसे नहलाओ। अच्छा, और ये बिना बताए करना, उससे रिजल्ट आएगा। उससे रिजल्ट आएगा। दूसरी बात कि वो इंसान जब जब फ्रेश होने जाए, दिन में आमतौर पर 2 बार जाता है इंसान, उसको बोलो कि आप फ्रेश होने के बाद फिर दोबारा से स्नान करके फिर अपने काम पर लग जाओ या जो भी करना है। अच्छा, तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे, और जो हम नशा मुक्ति केंद्र से जो चीज़ें सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं वो इन उपायों से हो होने। जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। फिर तो ऐसे इन उपायों का लाभ लेकर बहुत सारे लोग अपना जीवन बदल सकते हैं, बहुत सारे परिवार नशा मुक्त की तरफ जा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया भाई। एक तो दूसरा एक वो भी था कि आज के टाइम पे ना एक समस्या बहुत बड़ी मेजर आ रही है कि कोई भी मैरिड कपल है, उनका आपस में बन नहीं पा रही। डिवोर्स की समस्या बहुत मेजर समस्या आ गई है। हर तीसरा व्यक्ति डिवोर्स के चक्कर में, सेपरेशन के चक्कर में बढ़ रहा है। तो क्या ये ग्रहों की वजह से है, या कोई आजकल खाने पीने में चेंज आ गया हुआ है, या उसकी वजह से है? क्या कोई उपाय के माध्यम से हम लोग इसका उपाय कर सकते हैं कि लोगों का सेपरेशन कम हो, तलाक होने कम हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा आपने कहा कि क्या खान पान से या रहने का जो तरीका है हमारा बदल गया है, तो उन चीज़ों से इस पर इफेक्ट पड़ता है। डेफिनेटली उन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लैनेट 9 ही है और उनके सारी कैटेगरीज हैं। हर चीज़ का कनेक्शन उन ग्रहों से है। अब जब मान लो जो झगड़े को रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट, वो है राहु। अब राहु को आपने एक्टिवेट कर दिया, चाहे फास्ट फूड खा के, चाहे खाली पेट रह के। फास्ट फूड खाने से राहु खराब होता है? फास्ट फूड, जो भी फास्ट फूड क्या होता है, एक ही तेल में बार बार चीज़ें पकड़नी है, उसी में सारा कुछ। खाना बंद करना पड़ेगा? नहीं ढंग का खाना खाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो जो पौष्टिक खाना होता है ना, जो हाइजीनिक खाना होता है, वो जुपिटर होता है, ताज़ा फ्रेश। हाँ, जो मिष्ठान होते हैं वो मंगल होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो शनि होता है, तो जो तेल में पके हुए खाने होते हैं पकवान, वो राहु की पॉजिटिव चीजें। लेकिन आप एक ही चीज में बार बार बना रहे हो बिना धोए, बिना तो वो जो प्रोसेस है, आप चाय को भी एक बार चाय आपने बनाई और उसको 3 या 4 बार दोबारा से उबाल दिया थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वो जहर बन जाता है, तासीर चेंज होगी, तासीर चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से है। तो इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। खान पान की बात है। जब हम अपने रहने के ढंग में बात करते हैं, तो जो नाइट ड्यूटी होती है वहाँ पर दिक्कत आती है, उस घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। या जो राहु की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लाद के चलते हैं। अब राहु क्या है? राहु फ्रीडम है, आइडिया है ना, विचार है, वो तो खुले हैं। अब आपने क्या किया कि जो एक ट्रेडिशनल कपड़े थे उससे अलग हटके अपने आप को कूल या हॉट दिखाने के लिए अपने कपड़ों का जो सलीका है वो चेंज कर दिया, यानी फैशन की आड़ पर उटपटांग कपड़े पहन लग गए। तो ये राहु को बिगाड़ना है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा फेस जो है, हम अब जैसे गृहिणी है, कोई शादीशुदा है, उसको बिंदी
लिपस्टिक, थोड़ा सा बाल संवार कर रखना, ये सारी चीज़ें शोभा देती हैं उसके प्रति। जब भी ऐसी कोई लेडी आपके सामने आती होगी, आपके लिए उसकी कोई काम उत्तेजना या गलत विचार नहीं आएंगे, एक सात्विक विचार आएंगे। और वही थोड़ा सा लट निकाल ले, उस पर आंखों में लाइनर लगा ले, ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ आपके उससे कर देते हैं, मतलब जितनी की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा ओवर कर देते हैं ना। कई बार फिल्मों में देखकर हम दूसरों के वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो हम पर कितना जच रहा है। बहुत सारी लेडीज हैं जो आज बहुत ऊंचाइयों पे हीरोइंस हैं जो मेकअप करती हैं, बट उन पर वो मैच करता है, सूट करता है। तो हमें ये पहले तो देखना पड़ेगा कि हम दूसरे को देखी में जो ये खामा-खा का लिपा पोती करते हैं, ये आर्टिफिशियल जो भी चीजें हैं, ये सब राहु हैं। और इनके कारण आपके रिलेशनशिप में, आपके शादी में तलाक होने की और ये सारी घटनाएं घटती हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर दिन के समय पर सेक्स करते हैं तो वो सूर्य के द्वारा शुक्र पिट जाता है। मैं दिन के समय किसी व्यक्ति को, दिन का समय काम का है ना, आप काम करो, उसके बाद दिन में काम करो और शाम को आराम करो। तो आराम का समय, गृहस्थी का समय रात का है। अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगी। और आपकी कुंडली में कहीं भी शुक्र सूर्य, क्योंकि आसपास ही होते हैं, ज्यादा दूर होते नहीं कुंडली में, तो वो डैमेज पहुंचा सकते हैं। अच्छा, और तलाक हो सकता है, ये मेन रीजन है। हाँ, अब इसी तरह से बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति किसी की कुंडली में 7वें घर में आ जाए तो ऐसा इंसान, बृहस्पति का नेचर है ना। अब गृहस्थी क्या है? हमारा भोग विलास, हमारे कंफर्ट, हमारा आराम का जगह, हमारी पर्सनल लाइफ की जगह। अब पंडित जी को आपने बार में बैठा दिया, ठीक है, या घर में बैठा दिया, तो 7th हाउस की जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी। अब ऐसे में क्या होगा? या तो जो पार्टनर है वो पहले तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे, फिर दोनों में से एक बाहर घूमने लग जाएगा, दूसरा कोई पार्टनर ढूंढने लग जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप घर में घंटियां बजा रहे हो, घर को पूजा का स्थान बना दिया आपने, तो शुक्र का पूरा डैमेज कर दिया। पहली बृहस्पति डैमेज कर रहा है और ऐसे में आपने वो भी कर दिया, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है और उसके कारण, मतलब घर पे मंदिर नहीं बनाना चाहिए, हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा, 7th हाउस के बृहस्पति के लिए, मतलब उसको घर पे पूजा भी नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, पूजा पाठ करो। अब मम्मी को या पापा को हम पापा बोलते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम, हमारी रिस्पेक्ट में कहीं कमी है। अब हम हर जगह पर मिस्टर पापा बोलेंगे तो वो अटपटा लगेगा। तो हम भगवान को पूजते हैं तो दिल में पूजो, दिखावे पे मत जाओ। बस लाल किताब ये कहती है कि जो भी भ्रम है, आर्टिफिशियल आप बना रहे हो, वही आज आपकी हर प्रॉब्लम का कारण है। नहीं, मैंने ना आपके एक वीडियो देखी थी, तो वीडियो में आपने कहा था कि ऐसे इन घरों में ये ग्रह हो तो बंदे को मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो ये आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं, किसी को बोलेंगे कि आप मंदिर मत जाओ तो बड़ा उठपटांग सा लगता है। तो ऐसे क्या है कि मंदिर अगर बंदा जाएगा तो क्या उसका क्या खराबी हो जाएगी? ऐसा क्या, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा नहीं होता कि ये सबके लिए लागू है। कुंडली में कुछ ग्रहों की पोजीशन होती है, जैसे 10th हाउस में बृहस्पति है, 4th हाउस में बृहस्पति है, या 7th हाउस में बृहस्पति है, तो ऐसे लोगों को मंदिर, पूजा पाठ, कर्म कांड, मतलब भगवान को पूजो, दिल में पूजो, माथा टेको, अपना पाठ करो, वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्म कांड से नहीं जुड़ना चाहिए, नहीं, पंडित नहीं बनना चाहिए। अच्छा, बस ये परहेज बोला गया है। मूर्ति स्थापना नहीं करवानी चाहिए, ये चीजें बोली गई हैं। ऐसे ही शनि अगर कुंडली के 7वें घर में हो, 10वें घर में हो, इवन कि 4थे घर में भी हो, तब भी आपको ये अवॉइड करना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि जो इस पोजीशन पर ग्रह बैठे होते हैं और वो लोग जब पूजा पाठ में घुसते हैं और बहुत ज़्यादा घंटियां पूजा करने लगते हैं, तो उनके साथ ये होता है कि वो किसी को दान करके आते हैं, मंदिर में कोई मूर्ति स्थापना करके आती हैं और उनके घर में पुलिस आ जाती है। अच्छा, उनके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लग जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जेल जाने की नौबत आ जाती है। और बाद में वो बंदे बोलते हैं कि हमने तो भगवान कुछ भी नहीं बुरा किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? नेकी कर और जूते खा, ये वाली स्थिति हो जाती है। और चंद्रमा
और बृहस्पति का 4th और 10th का कॉम्बिनेशन हो तो लाल किताब में ये तक बताया गया है कि ऐसा इंसान वहाँ किसी को मंदिर में कोई स्थापना करवाएगा या मंदिर में कोई पूजा पाठ करवाएगा और इधर उसके वारंट निकल जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। रावत जी, मेरा एक और अंदर से जिज्ञासा है कि जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि मैं चंडीगढ़ में विजिट पे आया था, तो वास्तु के लिए आया था, वास्तु कंसल्ट करने के लिए आया था। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनता रहता हूँ कि जिनका कहना है कि अगर कुंडली में जिनके ग्रह ख़राब हों तो अगर वो अपना वास्तु ठीक कर लें या फिर वास्तु के उपाय कर लें, वास्तु के रेमेडीज़ कर लें, तो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो ऐसा क्या हो पाता है? क्या ऐसे वास्तु रेमेडीज़ करनी चाहिए? क्या उनसे चेंज आता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, वास्तु जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। हम जिस घर में रहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए पूरी तरह से आदी रहता है, एकदम हर चीज़ को समझता है। आपके किस तरफ से आवाज़ आ रही है, क्या पर क्या रखा हुआ है, वो सब कुछ आपको समझ में आता है। यानी जिस समय आप कॉन्शियसली कुछ नहीं भी कर रहे होते, आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड रहता है आपके घर की वजह से। अब वहाँ का जैसा माहौल होगा उसका असर आपके माइंड पर आएगा, आपके डिसीजन पर आएगा। अब आपको ये तो समझ में आया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका हमारे माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे माइंड से हमारे एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमें वो 5 तत्वों को समझने की ज़रूरत है। 5 तत्व हमने बैलेंस करने, ठीक है। जैसे हमारा शरीर है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सर, पैर, पेट, इसी तरह से वास्तु देवता भी है। राइट साइड जो है साउथ ईस्ट, उसे अग्नि का स्थान कहा गया है। वहाँ पर एक लाल बल्ब जलाओ। आपके घर में कभी भी पैसे रुकने वाली समस्या, पैसा ब्लॉक होने वाली समस्या, कोई पैसा मार के चला गया, कहीं पैसे डूब गए, ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा। अगर आप वहाँ पर पानी कर देते हो, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। अग्नि की जगह पर पानी डालना। जो नॉर्थ वेस्ट जगह है वो आपका लेफ्ट हैंड पड़ता है वास्तु देवता का। वास्तु देवता उल्टे लेटे में, इसलिए इनका इस तरह से होता है। अब वो जगह वेस्ट की है, वो जगह साउथ वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट जो है वो आपका लेफ्ट हैंड पड़ता है। लेफ्ट हैंड सपोर्ट एंड वेस्ट एंड ड्रेनेज का है। तो इससे संबंधित कोई भी चीज़ आप वहाँ पे रखोगे, अच्छा है। अब जैसे किसी लड़की की शादी करवानी है, शादी के लायक है, उसको नॉर्थ वेस्ट में बैठा दो, उसका रूम वहाँ पर बना दो, तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से वो निकल जाना है, ड्रेनेज हो जाना है, ठीक है। अब आप अपने बेटे को जो जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके घर में टिके, उसको आप वहाँ पर रख देते हो। या आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीदी और उसको बचा कर रखना चाहते हो, आपने कोई ज्वेलरी खरीदी और उसको बचा कर रखना चाहते हो, सेविंग पर रखना चाहते हो, आपने नॉर्थ वेस्ट में रख दिया, सब निकल जाएंगी, कारण कुछ भी बन जाए। इसी तरह से साउथ वेस्ट हमारे पैर का हिस्सा है, वास्तु देवता का पैर का हिस्सा है। हम अपने पैरों के नीचे सॉलिडिटी चाहिए। हमें अगर किसी को कमांड करना है तो हमें एक स्टेज चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट में जो भी रहेगा वो कमांड करेगा। तो आप वहाँ पर अपने नौकर को बैठा दो तो उसकी बात आप नहीं काट पाओगे। अच्छा। और आप वहाँ पर अपना मास्टर बेडरूम बना दोगे तो आपकी बात सारे मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा सर का स्थान है। जैसे हम अपने चेहरे को, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, साफ सुथरा रखते हैं, टीका बीच में लगाते हैं, इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट के एकदम सेंटर पे टीका, हमारे घर का टीका, यानी छोटा सा जो भी मंदिर बनाना है आपने बना लो, मेडिटेशन रूम बना सकते हो, पढ़ाई के लिए बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट से चेहरा इम्प्रेशन आता है, तो वहाँ पर जो भी आप काम करोगे उसका इम्प्रेशन आपके घर में आएगा, पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। इसलिए वहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जो भी गेस्ट के साथ आपने विचार विमर्श करना है उस तरफ करो। आप कस्टमर डीलिंग कर रहे हो तो आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ें जो हमें ग्रहण करनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये मुख्य मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारा सेंटर, नाभि। अगर नाभि पर आपके हिल जाए तो पूरी बॉडी हिल जाती है। नाभि पर कोई भी जोरदार चीज़ आप नहीं रख सकते। बेल्ट ऊपर लगाओगे, नाड़ा ऊपर बांधोगे, नीचे बांधोगे, मगर नाभि पे नहीं करोगे। इसी तरह से हमारे जो ब्रह्म का क्षेत्र होता है, सेंटर ऑफ हाउस, उसे हमें हमेशा खाली रखना चाहिए।
जिस तरह से हम अपने नाभि के साथ वास्तु पुरुष के हिसाब से। हाँ, तो घर के सारे सदस्य ठीक रहेंगे। फिर अब बीमारियां आती हैं घर में, तो दोस्तों जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपके हाथ पे कोई चोट लग जाए तो वो सहन की जा सकती है। बेस्ट टिप्स बता दो वास्तु के, हेल्थ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए, अट्रैक्शन के लिए, हर कोई बंदा फेमस होना चाहता है उसके लिए, 7 टिप्स ऑफ वास्तुस। अब वास्तु के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देता हूँ। जैसे आप के घर में बीमारियां चल रही हैं या आप बीमारी से कंट्रोल होना चाहते हैं, जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो उस समय ध्यान रखो कि आपके वास्तु देवता की बॉडी से यानी बीच से ऐसे में कोई भी नाली ना जाए। अच्छा, पहला पॉइंट। और अगर ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो उस चीज को ठीक करने के लिए आपको अपने घर में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर एक कांच के बाउल में नमक भरकर रख देनी चाहिए। और यही चीज़ें आप अपने टॉयलेट्स, जितने भी टॉयलेट्स आपके घर में हैं वहाँ पर कर लेनी चाहिए और उसको 15 दिन में 20 दिन में उसको फ्लश कर देना चाहिए, फिर दोबारा से नया रख देना चाहिए। तो इस तरह से घर में हेल्थ के इश्यूज दूर होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। जो लोग फेम पाना चाहते हैं, सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 2 बेस्ट जगह हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, इन दोनों डायरेक्शन में वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने शील्ड वगैरह रखते हैं, अपने जो भी परफॉर्म कर रहे हैं या जिनको गुरु मानते हैं उनकी वो चीज़ें रखते हैं। तो जिस चीज़ को वो अचीव करना चाहते हैं उस तरह की चीज़ें उनको कहीं ना कहीं एनर्जी देती हैं। धन की सेविंग के लिए अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक रखना होता है। नॉर्थ डायरेक्शन में छोटे से आप कोई बम्बू प्लांट वहाँ पर रख सकते हैं, वो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अच्छा, इसके अलावा छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, उनको आप एक छोटा सा एक्वेरियम, छोटे जिसमें 7 मछलियाँ होती हैं। एक्वेरियम तो पूरा अलग से हो गया। अच्छा, एक आर्टिफिशियली डिज़ाइन टाइप का आता है जिसमें मछलियाँ बनी हुई होती हैं, आर्टिफिशियल मछलियाँ बनी होती हैं, उस तरह की कोई स्टैचू या फिर पेंटिंग, घोड़ों की वाइट घोड़ों की पेंटिंग भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं जो पानी में दौड़ रहे हैं। अच्छा, तो उससे आपको फाइनेंस में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा पानी का घड़ा रख सकते हैं वहाँ पर। और अगर घर में बरकत नहीं है, पैसा आ रहा है, अच्छी पोजीशन है, घर के बच्चे इधर जा रहे हैं, बीवी उधर जा रही है, कुछ वो, तो एक पीतल का बर्तन ले लें, एक कोई कलश ले लें और उसमें हल्दी में पीले करे हुए चावल भरकर उसे ऊपर से लाल कपड़ा बांधकर उसमें थोड़ी लौंग या इलायची वगैरह भी डालना चाहें साथ में तो डाल सकते हैं, 4 चांदी के चौकोर टुकड़े भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये कलश ले जाकर अपने घर के पूजा स्थान यानी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रख दो, तो इससे घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। राहु को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान राहु करता है, चाहे वो कुंडली हो, चाहे घर हो, चाहे जीवन हो। अच्छा, मैं घर पे भी राहु का पूरा प्रभाव रहता है। राहु का काम है झगड़ा, विवाद, टेंशन क्रिएट करना, उल्टी सोच देना, उल्टा काम करवाना, आउट ऑफ ट्रैक करवाना। तो वास्तु को राहु के जरिए ठीक करना हो तो अपनी दहलीज को तांबे के पानी में, पानी जो होता है ना, तांबे के लोटे में पानी रख लो रात भर अपने मंदिर में ढककर या किचन में ढककर, और उसको फिर दहलीज को उस पानी से धो दो, तो इससे आपके लिए राहु का इलाज हो जाता है। रावत जी, ऐसा भी हो सकता है कि कोई उपाय किया जाए और व्यक्ति का काम का जो है वो एकदम से बढ़ जाए और काम का से पैसा आना शुरू हो जाए, क्या ऐसे कुछ हो सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है। ये इसमें शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, क्योंकि शनि जहाँ विलम्ब के कारक हैं, दुख के कारक हैं, लेकिन ये दूसरा पहलू भी है कि दुख कम होगा या दुख की पहचान होगी तभी आपको सुख का एहसास मिलेगा, है ना। तो अगर शनि काबू में है यानी शनि आपको दुख नहीं दे रहे तो इट मीन्स आपको सुख मिलेगा, है ना। और वो सुख शनि के बेहतर होने के बाद ही मिल सकता है। तो कारोबार ठीक करने के लिए, अब जैसे शनि किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है और वो चाहता है कि मेरा कारोबार चल जाए, तो सुरमे की डली होती हैं, उनको पार्क में दबाना शुरू कर दो 7
शनिवार आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उनका कामकाज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से सेकंड हाउस में शनि बैठे हुए हैं, ऐसा इंसान केवल मंदिर जाकर क्षमा याचना करे, माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाए और अपने सर पर तेल ना लगाए, मतलब माथे पे तेल नहीं आना चाहिए। भाई इतना सा काम करे, जब मौका मिले 10 दिन में 15 दिन में आदतन अपने वो ये बना ले कि मेरे को मंदिर में जाकर घुटनों के बल बैठना है और क्षमा याचना करनी है। शनि अपने आप उनके कारोबार को बढ़ा देंगे। जिन लोगों का तीसरे घर में शनि है वो 3 कुत्तों की सेवा करें। 3 कुत्ते, या उनका कोई कारखाना है, काम की जगह है, वहां पर वो कोई स्ट्रीट डॉग और खासकर फीमेल डॉग अच्छा, को फीड करना शुरू कर देते हैं, उसको थोड़ा सा जगह दे देते हैं, तो देखिए वो उसका आशीर्वाद आपको कहां से कहां ले जाएगा। अच्छा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। चौथे घर में शनि होता है और ऐसा इंसान सिर्फ 4 बूंदे ब्रांडी की गुनगुने पानी से सुबह बासी मुंह लेना शुरू कर देता है, तो उसका कारोबार बढ़ जाता है। 5वें घर में शनि हो, बंदरों की सेवा करो, बंदरों को गुड़ चना खिलाओ और आप कारोबार देखो अपना। 6ठे घर में शनि हो, ऐसा इंसान अगर कबाड़ी होता है या स्क्रैप का काम करता है या सेकेंड हैंड चीज़ों का काम करता है, उसकी मौज आ जाती है, लखपति करोड़पति उसके सामने पानी भरते हैं। अच्छा, 6ठे घर का शनि की ये खास बात है। मगर ऐसा इंसान नया कुछ भी खरीद लेता ना शनि का, तो उतना ही उसकी बैंड बच जाती है, दिक्कत हो जाती है। 7वें घर में शनि उच्च के होते हैं, मगर ऐसा इंसान अगर कारोबार में फ़ायदा नहीं कमा पा रहा है तो शनि को बुध से मिला दो। एक तो जो पेन होता है ना, काला पेन इंक वाला, अच्छा, वो यूज़ करना शुरू करे अपने हिसाब किताब के लिए, और बांसुरी में देसी खांड भरकर किसी पार्क में दबा दे, घास वाले मैदान में दबा दे, 7 शनिवार करे, कारोबार देखो कैसे दौड़ता है। इसी प्रकार से 8वें घर में जब शनि होते हैं तो वो केवल शिव की आराधना करे और अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाना शुरू कर दे। साल में एक बार अपने जन्मदिन के बाद 8 किलो उड़द में सरसों का तेल मिलाकर जल प्रवाह कर दे, उसका काम पूरे साल बेहतर चलता रहेगा। 9th हाउस में शरणागत होते हैं, मतलब यहाँ पर धर्मी होते हैं शनि। 9th में मेरा भी, आपने थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, तो ऐसे इंसान को 3 का आंकड़े से दूर रहना चाहिए। 3 मकान, गली का तीसरा मकान, इन चीज़ों से ये दूर रहता है तो उनके लिए अच्छा है। दूसरा कि ऐसा इंसान अगर गुरुद्वारे में या जहाँ पर भी धार्मिक स्थान पर लंगर चलता है वहाँ पर उड़द की दाल, साबुत उड़द होती है, माँ की दाल, वो दान करता रहे, अपने वजन का 10वां हिस्सा, अपने वजन के बराबर जो उसकी क्षमता है वो करता रहे, उसको बढ़ोतरी मिलती रहेगी। 10th हाउस का शनि ये अपने पक्के घर का होता है। यहाँ पर इंसान को सिर्फ अपनी गद्दी से प्रेम करना होता है। वो जितना बैठकर काम करेगा उसका कारोबार अपने आप उसका चलता जाएगा। उस इंसान को भटक कर काम नहीं करना चाहिए, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे नहीं, ठीक है। और 11वें घर के शनि वाले इंसान को अपने लंगोट पर कंट्रोल रखना चाहिए, 11वें घर के शनि के लिए। हाँ, अच्छा। और ऐसा इंसान अगर 43 दिन सूर्य उदय के समय पर जो स्प्रिट होती है या सरसों के तेल होती है, सूर्य को दिखाते हुए कच्ची ज़मीन पर गिराना शुरू कर दे और उन 43 दिन अपने लंगोट पर कंट्रोल रखे, तो हर तरह से उत्तम रहता है, उसका कारोबार बढ़ जाता है। 12वें घर का शनि, ऐसा इंसान अपने घर में एक अंधेरी कोठरी बना ले और जब भी कोई नया मकान ले तो उसमें अपनी पुराने घर की दहलीज को यूज़ कर ले, बस देखो 12 मकान उसको प्राप्त हो जाते हैं, इतना कारोबार बढ़ जाता है। तो ये शनि की कहानी है, और शनि दुखों का कारक है। अगर दुख देने उसने बंद कर दिए तो आपके जीवन में सुखी सुख। नमस्कार, अगर आपको हमारा हिंदी पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।